हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आई हुई टीचर की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन कब तक फिल हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी होगी, ठीक है, और किस तरीके से अपनी तैयारी हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेना है कि ये वैकेंसी में सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अभी भी इसका पॉपुलर नाम व्यापम ही है, ठीक है, तो उसके द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए थे। इसका मतलब क्या है? जो टीचर एलिजिबिलिटी हाई मतलब हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में और 2023 में, उसमें से जो पास और एलिजिबल थे, एलिजिबल मतलब क्वालिफाइड थे, वही लोग इसके लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कम से कम सेकंड क्लास में आप पास हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपका 2018 में टीचर, और ये मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी एमपी व्यापम ने जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया है 2018 में और 2023 में, उसमें, और ये बेसिकली वर्ग एक की वैकेंसी मानी जाती है टीचर्स में, जैसे वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन होता है, इस तरीके से। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट क्या है? तो आइए जरा डेट देखते हैं। कब से प्रारंभ होगा? 18/5/2023 यानी 18 मई 2023 से, और कब तक? 1 जून 2023 तक फिल होगा। तो भैया जिनकी एलिजिबिलिटी है वो फिल कर लें, ठीक है, और यहाँ पर संशोधन 6 तारीख तक किए जा सकते हैं। और परीक्षा का डेट भी इन्होंने बता दिया। एग्जाम कब होगा? 2/8/2023 बुधवार से प्रारंभ, यानी कि देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होंगे, कई सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, तो 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है 15-20 दिन ये एग्जाम चले, जैसे अभी एमपी में पटवारी का हुआ था, लंबे टाइम तक चला था, ठीक है। यहाँ पर फीस है कि अनरिजर्व के लिए 500 है, और बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, इनके लिए 250 रुपए है, ठीक है। चलिए, यानी एग्जाम डेट आपके पास, अब कट ऑफ डेट मानिए कि आपके पास जुलाई तक का वक्त है। तो अभी से अगर आप टाइम देखें तो मई, जून और जुलाई, 3 महीने का टाइम है आपके पास, और 3 महीने में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जाम का बताया है, शिफ्ट में होगा, ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे आते हैं, ठीक है। आपके पास बीएड होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या 2023 में आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। अधिक मिनिमम उम्र कितनी है? 21 वर्ष। और मैक्सिमम कितने हैं? जनरल के लिए 40, अन मतलब जनरल मेल के लिए 40, जनरल फीमेल के लिए 45, और बाकी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उम्र की कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और एज की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। और जो रिलैक्सेशन है वो एमपी के जो क्या बोलते हैं, मूल निवासी है, उनको उनको ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, जल्दी से हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे अपना। और ये रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से है: अनुसूचित जनजाति 20, अनुसूचित जाति 16, पिछड़ा वर्ग 27 और ईडब्ल्यूएस 10। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी अर्ध शिक्षक को कुछ बेनिफिट मिलेगा। सैलरी कितनी होगी? मिनिमम, न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, ठीक है। मतलब ये 36,200 आपका बेसिक पे हो जाएगा, और ये महंगाई डी आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको मिनिमम 50% लाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है और आप अनरिजर्व से हैं, तो आपके 50 नंबर से कम होंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आपको 50% लाना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजाति, जाति या पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस है, तो उस केस में 40% लाना पड़ेगा, ठीक है, यानी 100 में से 40 नंबर लाना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है।
चलिए अब आते हैं जरा, तो यहाँ पर आपको रिक्तियां दी हैं यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आप देखें टोटल वैकेंसीज जो अगर हम बात करें तो ये टोटल वैकेंसीज हैं सभी सब्जेक्ट्स का मिला के 8,720। और इसमें जो हमारे रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल वैकेंसीज हैं 514, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में टोटल वैकेंसीज हैं 287, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों का मिला करके दिया हुआ है। तो आप समझें कॉमर्स के लिए 514 वैकेंसीज हैं और 287, लेकिन अच्छी वैकेंसीज हैं, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए अब हमारा डिस्कशन जो है अब हम वो सिलेबस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये सिलेबस भी किसने दिया है, ये सिलेबस में ही आपने व्यापम ने दिया हुआ है, आपको उस व्यापम की रूल्स में इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस भी मिल जाएगा। टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स। देखो पहली चीज 100 मार्क्स का होगा, उसी में आपको रूल्स में दिया हुआ है। उसके अलावा इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, मैंने आपको समरी बता दी। अब अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका कॉमर्स में जो सिलेबस है वो 11th 12th प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये 11th 12th में नहीं आता, ये बीकॉम लेवल का है, ठीक है। तो 11th का अकाउंट, 12th का अकाउंट, 11th का बिजनेस स्टडीज और 12th का बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये सारा कुछ है, सारा कुछ, ठीक है। और भी कुछ एडिशनल चीजें हैं, सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो, और साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी दिया है। और इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड कर दिया है, कुछ हिस्सा इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन इंक्लूड है, अभी हम डिस्कशन करेंगे तो एक एक करके चलते। तो 20 यूनिट्स में टोटल सिलेबस इन्होंने डिवाइड किया है, 20 यूनिट्स, ठीक है। और इन्हीं 20 यूनिट्स के बेसिस पर आपका एग्जाम होना है, आपका सिलेक्शन होना है। तो बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग सूचना के स्रोत के रूप में अकाउंटिंग का क्या रोल है, बेसिक टर्म्स जैसे कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद थेरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट, अजम्पशन, अजम्पशंस अकाउंटिंग में क्या क्या होते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, मटेरियलिटी का प्रिंसिपल क्या है, डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, किस तरीके से अकाउंटिंग आप मतलब कैश बेसिस पे करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस जिसको हम कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में। जीएसटी का अकाउंटिंग में क्या है कि भाई जीएसटी अगर आप जैसे आप आपको पता है कि जब गुड्स और सर्विस आप बेचते हैं तो आपको टैक्स वसूलना होता है, जीएसटी। तो जीएसटी अगर आप ले रहे हैं तो वो तो सरकार को दे रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग आप किस तरीके से करेंगे, ये चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, यहाँ पर रिकॉर्डिंग फेज में आ गए, वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा डेबिट क्रेडिट के रूल्स, अकाउंटिंग में एंट्री करने के रूल्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इनके रूल्स। फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर यानी यहाँ पर आपको जर्नल करना है, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, और कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स के बारे में इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो यूनिट 1, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो क्योंकि 100 मार्क्स का आना है और अगर आप 20 यूनिट्स में डिवाइड करें तो लगभग 5 क्वेश्चंस आपको हर एक यूनिट से मिलना है। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे दूसरा उसको कर लेगा। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये समझने में बड़े बड़े लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लोग 11th में पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, फिर बीकॉम में पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, फिर कभी कभी एमकॉम में पढ़ लेते हैं तो भी समझ नहीं आता। तो ये मुश्किल होता है। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन दिस इज, ये बैंक रिकंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन यानी अशुद्धियों का संशोधन, सॉरी, अशुद्धियों का संशोधन या त्रुटियों का संशोधन। अकाउंटिंग एंट्री आपने गलत कर दी, अब उसको सुधारेंगे कैसे। तो ये 2 चैप्टर डिफिकल्ट माने जाते हैं, ये समझ में आते नहीं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आपको आएगा तब जब आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज आएंगी।
अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। उसके बाद डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये है आपका यूनिट 2। ठीक है, अब हम यूनिट 3 पे आएंगे तो यूनिट 3 पे आपको मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, फिर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम, ये चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 4 में है एनपीओ। ठीक है, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो परमार्थ के लिए काम करते हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बीकॉम में है भाई। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पहले एमपी बोर्ड में हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई में तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब हटा दिया उन्होंने। फिर डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंटिंग, ये भी बीकॉम बेस्ड है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं यूनिट 5 जो कि कंप्लीटली पार्टनरशिप के बेसिस पर है। पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किन मतलब इसको बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन किन सिचुएशन में होता है, एडमिशन कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, डेथ कोई पार्टनर दुनिया ही छोड़ के चला गया, डिसोल्यूशन फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इनके बारे में आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, अगला है जो हमारा यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये है आपका क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कि शेयर इशू करते हैं, शेयर फिर उसमें प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, कभी कभी पार वैल्यू पर इशू किए जाते हैं, फिर शेयर पैसा ना दे तो फोरफीट कर लिए जाते हैं, फिर वहां पर कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगेन ये बीकॉम में आएगा। लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी समाप्त हो रही है, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, ये है आपका लिक्विडेशन। ठीक है, उसके बाद इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो जैसे शेयर होता है, कैपिटल का छोटा सा हिस्सा, ऐसे ही लोन का छोटा सा हिस्सा डिवेंचर होता है। तो इशू कर रहे हैं और जब लोन चुकाएंगे तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। तो इस इन दोनों वक्त पर क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013, ये बीकॉम का है, और कंपटीशन एक्ट 2013, ये भी बीकॉम का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 7 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल यानी कंपनी के वित्तीय विवरण शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस तरीके से वहां पर होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसमें एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, फिर अकाउंटिंग रेशियो, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेशियोज, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जरा यूनिट नंबर 8 पर जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th में पढ़ा होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, AS3 के हिसाब से बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिर उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपने बीकॉम में पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड एक्सपेंसेस, यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखो भाई, 11th में जो पढ़ा 12th में पढ़ा, ठीक है, उसमें लगभग लोग कर लेंगे, लेकिन जो कुछ एडिशनल चीजें हैं, अब मान लो अगर एडिशनल जो चीजें हैं जो बीकॉम लेवल की चीजें हैं बीकॉम में, क्योंकि फिर तो भाई ऐसे ही चलने लगती है पढ़ाई, वहां पर अगर मान लो 15 से 20 नंबर का भी आता है और वो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर आप कंपटीशन से बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और बिजनेस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्री क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, ट्रेड क्या है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, यानी व्यापार क्या है और व्यापार सहायक गतिविधियां क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, एक बिजनेस शुरू करना है तो क्या बेसिक फैक्टर्स होंगे, ये सारी चीजें। दूसरा है
उसी में अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली परिवार का बिजनेस, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और उसमें उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चुनना चाहिए, कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी बना रहे हैं कैसे प्रमोशन करेंगे, ठीक है। प्रमोशन मतलब किस तरीके से कंपनी को बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं यूनिट 10, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसमें 51% या उससे अधिक की होल्डिंग सरकार की हो। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल बदल रहा है, ज्यादातर चीजें प्राइवेट हो रही है, ये समझना पड़ेगा आपको। ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ज्वाइंट वेंचर किसे कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो नेचर ऑफ सर्विसेज, बैंकिंग, ई बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस, जैसे मैं बोलता हूँ, इंश्योरेंस में कई सारे कंसेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। तो वो भी आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 11, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस क्या है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का एथिक्स क्या है, बिजनेस का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बिजनेस की इन्वायरमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो किन किन सोर्सेस से बिजनेस को पैसा मिल सकता है, शेयर इशू करने से, डिबेंचर इशू करने से, कैपिटल से, मतलब कैपिटल कोई लगा दे, इंडिया मतलब अगर आप इंडिया के अंदर फाइनेंस लेते हैं तो इंटरनल फाइनेंसिंग, इंडिया से बाहर फाइनेंस लेते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, इस तरीके की चीजों के बारे में पब्लिक बिजनेस फाइनेंस में आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 12 जो कि स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, सरकार स्मॉल बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको यूनिट नंबर 12 में पढ़ना है। फिर यूनिट 13, इंटरनल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस किस तरीके से होता है, इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे, मतलब विदेश से गुड्स मंगाएंगे कैसे, वहां भेजेंगे कैसे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, कब बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या स्थिति थी, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आपका 12th का बिजनेस स्टडीज शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट क्या है भाई, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल क्या है, फंक्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, टेलर के प्रिंसिपल क्या है, फेयोल के प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग के टाइप्स कितने होते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके टाइप्स किस तरीके से होते हैं, डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर स्टाफिंग, आप एक किसी बंदे को अपनी कंपनी में रख रहे हैं, क्या क्या देखेंगे आप, किस तरीके से उसको आप रिक्रूट करेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका। फिर कंट्रोलिंग, किसी से आप सॉरी डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपको देखना पड़ेगा, किसी से आप काम कराना चाहते हैं तो उसे आप निर्देश देंगे, फिर उसके काम को सुपरवाइज करेंगे, यानी उसके काम की निगरानी रखेंगे। कभी कभी वो थका हारा महसूस करेगा, उसके अंदर जोश भरेंगे, उसको सिखाएंगे, उससे उससे उसकी सलाह लेंगे, ये सारी चीजों को कम्युनिकेशन में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे लीडरशिप, लीडरशिप में पूछेंगे कि लीडरशिप स्टाइल बताइए, एक क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे आपसे कि ये कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, तो अगर आपने लीडरशिप स्टाइल पढ़ी होगी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज डब्बा गोल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग क्या है, क्या मतलब क्या है उसका, किस तरीके से कंट्रोलिंग करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स लगा के आप किसी भी के ऊपर पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने घर में कभी देखा होगा ना, जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो घर में पढ़ते रहे होंगे और मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए बोल के गए, ठीक है, और फिर अगर आप मान लीजिए कि उस टाइम पर सोते हुए मिले तो फिर कई बार आपकी कुटाई हो जाती थी, वो कंट्रोलिंग का टेक्निक था कि दोबारा ऐसी गलती फिर होगी नहीं। उसके बाद यूनिट 15 बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस में
फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, मतलब कुल मिलाकर के बिजनेस के यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कुछ थोड़ा सा आएगा। फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से होते हैं, ठीक है, किस तरीके से लिए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फिर फाइनेंशियल मार्केट में हम पढ़ेंगे भाई, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट किस तरीके से काम करता है, कैपिटल मार्केट किस तरीके से होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएससी एनएससी सेबी, सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी बना कब था, ये सारी चीजें पढ़नी। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर 16। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलोसफीज पढ़नी होगी। प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं, ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, ठीक है, लेबलिंग के प्रकार मतलब किस तरीके से की जाती है, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन में क्या डिफरेंस है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया 2019 में उसमें क्या है, और आरटीआई एक्ट, ये आरटीआई एक्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, ये आपका ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मोर और लेस आपने कभी पढ़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट। फिर यूनिट 17, यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स, 4 यूनिट इन्होंने इकोनॉमिक्स की दे दी, यानी माइक्रो के शुरू में है, उसके बाद कुछ मैक्रो के भी। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से होता है, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगा, नेशनल इनकम क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद यूनिट 19, इंडियन इकोनॉमी फीचर, प्रॉब्लम, पॉलिसीज एंड प्लानिंग, क्या क्या इंडिया इकोनॉमी का फीचर है। जैसे अभी भी हमारे यहाँ खेती है, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉवर्टी है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है यूनिट 20, ये आप 11th की बुक से इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आपको पढ़ना है, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस है जिसको आपको कवर करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम अभी आज की बात करें तो आज हम मान लीजिए हैं 5 मई 2023, और अब मान लीजिए हमारे पास मई के 25 दिन है, जून के 30 दिन है और जुलाई के 31 दिन है, क्योंकि आपका 2 अगस्त से पेपर शुरू होगा, किस डेट पे होगा, लेकिन 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो वी हैव 86 डेज, ठीक है। और इसमें मान लीजिए हमारे 6 दिन किसी वजह से खराब हो जाते हैं, जैसे आप किसी दिन आपके घर में कुछ हुआ, शादी में चले गए या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो 80 डेज में आप क्या इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बशर्ते आप डेली बेसिस पर कम से कम 6 आवर्स की पढ़ाई करें। और अगर आप 6 आवर्स की पढ़ाई करते हैं तो ये आपके पास टोटल आवर्स की आपकी कितनी पढ़ाई हो जाएगी, 480 घंटे की पढ़ाई, और 480 घंटे में इन सारे सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। बोले सर आप कैसे मदद कर सकते हैं, तो भैया देखो, हमने इसके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप उस कोर्स की मदद चाहें तो ले सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगले वीडियो में एक वीडियो दूसरा बना करके डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपको ये जो मैंने व्यापम ने जो सिलेबस दिया है 20 यूनिट, ये सारा कंप्लीट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखो, पहले तो आप समझ लो कि क्लासेस जो होंगी, मैं सीए हूँ, राहुल सर भी क्लास लेंगे, वो भी सीए हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, मतलब मिनिमम नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स आपकी क्लास लेंगे। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगे जिसके अनलिमिटेड व्यूज हैं, यानी आप उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। रात के 2 बजे तक अगर आपको पढ़ना है, जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप कुछ और काम करते हैं और आपको प्रिपरेशन करना है और आपके पास रात का वक्त है, तो रात में आप उस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज है, व्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक के लिए रहेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे, आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे,
प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। उसके बाद अगर अब मैं बात करूं तो क्या होगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे सो दैट आप एग्जाम से पहले एग्जाम लाइक सिचुएशन में चीजों को प्रिपेयर कर सकें। फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश हम करेंगे। तो इससे आपकी एक कंप्लीट होलिस्टिक तैयारी हो पाएगी और इससे आप इन 85 डेज में अपनी तैयारी इतनी पुख्ता तरीके से कर सकेंगे कि आप एग्जाम में फिर आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। कोर्स लेना चाहें अगर तो आप ले कैसे सकते हैं, उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है अफेयर्स विद बिजनेस, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी देखेंगे तो वहां पे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी अफेयर्स विद बिजनेस, और वहां पर आप स्टोर पर जाके कोर्स में इनरोल करा सकते हैं और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अभी वहां पर जो कोर्स मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 70% कंप्लीट होगा। बाकी जो बचा हुआ 30% कोर्स है ये आपका 10 जून तक किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 जून तक, जिससे आपके पास 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम रहे। लेकिन अभी भी 70% कंसेप्ट को आप देखेंगे तो कम से कम आपको 1 महीना लगेगा, तब तक में आपका सारा बाकी बचा हुआ कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर इनरोल कराएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं प्रैक्टिस वीडियोस के साथ। आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस की क्लासेस दी जाएंगी जहां पर आप अपने रिवीजन को कर सकेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्लासेस आपको आज से ही मिलने लगेंगी। थैंक यू सो मच।